गुड आफ्टरनून। आज की क्लास शिक्षा का संवैधानिक स्वरूप सेकंड सेमेस्टर। कल की क्लास में मैंने शिक्षा के संवैधानिक स्वरूप में भारत में 1947 से पूर्व ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली प्रचलित रही, इन पर सारी चर्चाओं करने के बाद सन 1947 में 7 प्रांतों में कांग्रेस सरकार का गठन हो चुका था। इसी समय शिक्षा को नवीन संवैधानिक एवं राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने की दिशा में तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं ने कार्य प्रारंभ कर दिए थे। वर्धा योजना को कठोर रूप से क्रियान्वित किया गया। वर्धा योजना महात्मा गांधी की थी, जिसमें महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा के बारे में सब कुछ बता दिया था। आज की क्लास में यहाँ मैं संविधान के अंतर्गत जो भी धाराएं बनी है उनके बारे में आपको विस्तार रूप से बताएंगे। पहली धारा है 21A। कौन सी धारा? 21A। दिसंबर सन 2002। अनुच्छेद 21A। कौन सा अनुच्छेद? 21A। भाग 3 के माध्यम से। कौन सा भाग? 3। भाग 3 के माध्यम से 86वें संशोधन विधेयक में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए, कौन से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकारों को मौलिक अधिकार माना गया। कौन सा अधिकार? मौलिक अधिकार। उसके बाद अनुच्छेद 21A के अनुसार ये भी कहा गया कि कानून संकल्प द्वारा राज्य अपने अनुरूप 6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगी। ये बात संविधान के अंतर्गत कही गई है। फिर से समझ लें क्या कही गई कि कानून संकल्प द्वारा राज्य अपने अनुरूप 6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। धारा 28A के अनुसार क्या कहा गया कि शिक्षा द्वारा पूर्णता पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। शिक्षा राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित का मतलब अगर राज्य द्वारा कोई भी संस्थान चल रहा है तो उसमें किसी भी धर्म की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, चाहे वो कोई सा धर्म हो। भारत में 4 प्रकार के धर्म हैं। 4 प्रकार के धर्म हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। कौन से? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। सभी धर्म आपस में प्रेम करते हुए रहते हैं और किसी भी संस्था में किसी भी धर्म को अगर राज्य या सरकार द्वारा अगर कोई संस्था चल रही है तो उसमें किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये प्रतिबंध धारा 28A के अनुसार लगा हुआ है। इसके बाद आप धारा 29A का फर्स्ट पार्ट देखें। और धारा 29A में फर्स्ट नंबर में कहा गया भारत के राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासियों के उसके जो भारत के लोग रह रहे हैं किसी भाग में रह रहे हैं, चाहे वो उत्तर भारत में हो, चाहे दक्षिण भारत में हो, चाहे पश्चिम में हो, चाहे पूर्व में, किसी भी भारत की धरती पर रह रही हो, किसी भी विभाग में को अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। वो किसी भी भारत की किसी भी ऑफिस में कार्य कर रही हो, चाहे वो साउथ के, अगर वो अपनी भाषा में काम करना जानते हैं तो अपनी भाषा में वो काम कर सकते हैं।
ये धारा 29 के फर्स्ट भाग में कहा गया। अगर कोई व्यक्ति किसी भी धारा में या अपने अधिकारों का साथ रह रहा है तो उसे उन अधिकारों को भी संविधान के अंतर्गत प्रावधान है, छूट देने का प्रावधान है। तो इस बात को फिर से समझ लें कि धारा 29 में भारत के राज्य, क्षेत्र अथवा अनेक उसके किसी भाग के निवासियों के किसी भी भाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। इसके बाद धारा 29 में देखें, धारा 29 सेकंड में देखें, राज्य द्वारा पोषित या राजनिधि से, क्या राज्य द्वारा पोषित, या तो राज्य के द्वारा उसे पोषित पुरस्कारित किया जाता हो, प्रतिफल मिल रहा हो, या राजनिधि से, या राजनिधि जो होती है राज्य का खर्चा, जो सरकार राज्य निधि से अपना बजट पेश करके शिक्षा संस्थानों को अनुदान देता है, उससे राजनिधि से सहायता प्राप्त करने वाली, सहायता यदि मिल रही है तो सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में, किसी भी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को, कोई भी नागरिक हो, धर्म, प्रजाति, धर्म के आधार पर, प्रजाति के आधार पर उसकी उपजाति क्या है, जाति के आधार पर कौन सी जाति है। भारत में विभिन्न जातियों या विभिन्न समुदाय के लोग एक साथ निवास करते हैं, फिर भी उसमें कोई एकता बनी हुई है। किसी भी धर्म, प्रजाति, भाषा या उनमें से किसी एक के आधार पर, उनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, प्रवेश से उसे नहीं रोका जाएगा। ये भारत की संविधान धारा 29 भाग 2 में कहा गया। फिर से समझ लें, राज्य द्वारा पोषित या राजनिधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शिक्षा संस्था में नागरिक को धर्म, प्रजाति, भाषा या उनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू। इसी के साथ आपको कल की क्लास में आगे की धाराएं हम पढ़ाएंगे। ओके, धन्यवाद।